Hello students, how are you? Welcome to my channel Science Learning with Sweta. And today we will study 9th class NCERT book chapter number 3rd Atoms and Molecules. We have studied in previous chapter about matter. What is matter? Everything around us which has mass and occupied space is called matter. And we also study about particles. Matter is made from small particles. Now we study that very ancient philosopher Maharshi Kanad said that if matter is divided into smaller particles, ultimately we get a smallest particle which cannot be divided further, and it is called Parmanu by Maharshi Kanad. महर्षि कनाद ने कहा कि अगर मैटर को डिवाइड किया जाए तो अल्टीमेटली हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और इसका नाम उन्होंने कहा परमाणु. एंड अनदर फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस said that this smallest particle is called atom. Atom means individual particles. अब ये ग्रीक के फिलोसफर थे, इन्होंने इसका नाम परमाणु का नाम एटम रखा. एटम मीन्स इंडिविजुअल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है. अनदर फिलोसफर पकुधा कत्यायम said that this atom is always exist in combined form. ये एटम जो होता है, एटम ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है, और ये डिफरेंट कम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट मैटर को प्रोड्यूस करता है. ओके, और जब ये एटम कंबाइंड फॉर्म में रहता है तो इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. जो पुराने ज़माने के इंडिया के और ग्रीक के फिलोसफर थे वो हमेशा मैटर के अननोन एंड अनसीन, जो मैटर का फॉर्म हम नहीं जानते हैं या नहीं देखते हैं, उस फॉर्म को वो जानने की हमेशा कोशिश करते थे. idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. मैटर के डिविजिबिलिटी की आइडिया मीन्स मैटर को ब्रेक करने का आइडिया इंडिया में 500 BC के अराउंड आ गया था. And Indian philosophers Maharshi Kanad postulate that if we go on dividing matter, we shall get a smaller and smaller पार्टिकल्स. महर्षि कनाद जो कि एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो हमें उसका स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा. अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. अगर उसको डिवाइड करें तो अल्टीमेटली अंत में एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे मैटर को. ही नेम्ड दिस पार्टिकल परमाणु. उन्होंने इसका नाम परमाणु रखा. मैंने पहले भी इसके बारे में बताया. अनदर इंडियन फिलोसफर पकुड़ा कत्यायम elaborate this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which gives us various form of matter. अब इस जो फिलॉसफी थी कि मैटर को अगर हम ब्रेक करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलता है, इसको और भी एलोबरेट किया, मतलब और उसको विस्तार करके पकुड़ा कत्यायम ने एक ये दी थ्योरी दी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और ये डिफरेंट कम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर को प्रोड्यूस करते हैं. अराउंड द सेम इरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further.
Democritus called these individual particles atom. अब जो महर्षि कनाद ने कहा था वही बात ये दोनों फिलोसफर भी बोले, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने बताया कि अगर मैटर को डिवाइड किया जाए तो एक डिवाइड करते करते ऐसे पोजीशन पे आ जाते हैं जब मैटर को डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने इसका नाम एटम रखा। एटम मीन्स इंडिविजिबल, मीन्स जो डिवाइड ना हो पाए। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate this idea could be done till the 18th century. अब ये जितने भी philosophical थ्योरी थी वो बस एक कंसिडरेशन था, वो उनकी एक सोच थी, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उन्होंने। 18th सेंचुरी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between element and compound and naturally become interested in the finding out how and why element combine and what happens when they combine. अब 18th सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट को पता चला कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट होता है, तो उनको ये इंटरेस्ट हुआ कि पता करने का कि ये एलिमेंट कंबाइंड क्यों करते हैं। एंटोनी एल लेवेजियर laid the foundation of chemical sciences by stabilizing two important laws of chemical combination. एंटोनी एल लेवेजियर ने केमिकल कम्बिनेशन का दो लॉ दिया जिससे केमिकल साइंस का नींव स्थापित हुआ। ये जो जितनी भी एटम्स के बारे में बातें कही गई वो सारी बातें एक फिलोसफिकल कंसिडरेशन था, लेकिन एंटोनी एल लेवेजियर ने इसको एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी दी। दिस लॉ कन्फर्म द आइडिया ऑफ एटम बीइंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इस लॉ से हमें ये पता चलता है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। 3.1 Laws of Chemical Combination. The following two laws of chemical combination were established after much experimentation by Lavoisier and Joseph L. Proust. इन दोनों ने केमिकल कम्बिनेशन के लिए दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज केमिकल कम्बिनेशन। अब ये केमिकल कम्बिनेशन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन जिससे वो बने होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेकन वाटर मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन react to each other to form water molecule. Here the nature of water is completely different from hydrogen and oxygen. पानी का जो नेचर होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट राइट लेफ्ट साइड ऑफ दिस एरो इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. Hydrogen and oxygen is called reactant. An element which right side of this arrow it is called product. Water compound is called product. And according to first law of chemical combination, mass of reactant is equal to mass of product. Means कोई भी chemical reaction में जो रिएक्टेंट के मास होते हैं वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होते हैं, उनके मास में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जितना टोटल वेट है वो वाटर के वेट के बराबर है। 3.1.1 Law of Conservation of Mass. Is there a change in mass when a chemical change take place? Chemical change में क्या mass भी change होता है? We can see this in this activity 3.1.
टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल। कोई भी एक सेट लेना है एक्स वाई के केमिकल से। फर्स्ट सेट इज कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड सेट इज बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, एंड थर्ड सेट इज लेड नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड. Prepare separately a 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y each in 10 ml in water. अब अगर हम मान लें कि हम सेकेंड सेट ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो इसको क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का 10 ml वाटर में सॉल्यूशन तैयार करना है और सोडियम सल्फेट का भी 10 ml वाटर में सॉल्यूशन तैयार करना है. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y in a conical flask and some solution of X in a ignition tube. अब सोडियम सल्फेट का मीन्स Y जो केमिकल है सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को इस कॉनिकल फ्लास्क में डालना है. इस कॉनिकल फ्लास्क में हमें डालना है सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट और ये इग्निशन ट्यूब है, ये छोटा सा ट्यूब को हम बोलते हैं इग्निशन ट्यूब. इसमें हमें डालना है बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड. Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. अब इसको ऐसे रखना है, ignition tube में एक थ्रेड को बांध करके रखना है जिससे ये इसके साथ मिक्स ना हो और केमिकल रिएक्शन ना हो इनके बीच. वे द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली. अब इसको वेट करना है इसके कंटेंट के साथ. नाउ टिल्ट एंड swirl the flask so that the solution X and Y get mixed. अब इनको घुमा घुमा करके इस तरह से इसको झुकाना है कि ये इसके साथ मिक्स हो जाए और केमिकल रिएक्शन इसमें हो जाए. वे अगेन. अब इसमें जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है इस कॉनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है. रिएक्शन कुछ ऐसे होता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट. व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर दे गिव बेरियम सल्फेट and sodium chloride. तो इस जब कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हो जाती है तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर मिलता है. इसको हम फिर से वेट करते हैं. व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क. क्या होगा रिएक्शन फ्लास्क में. डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. क्या तुमको लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया. जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तब उसको वेट करते हैं. वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क. कॉर्क क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई केमिकल निकल ना जाए कॉनिकल फ्लास्क से, इसलिए यूज़ करते हैं. डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज. क्या मास जो है कंटेंट का जब रिएक्शन हो चुका होता है क्या चेंज होता है. चेंज नहीं होगा. अगर हम इसको फिर से वेट करें, पहले जब रिएक्शन नहीं हुआ था उस टाइम वेट किए थे और रिएक्शन होने के बाद वेट किए तो उसके इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. अब ये जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बताता है कि मास ना ही क्रिएट होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में और ना ही ख़त्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ product. Come to the topic 3.1.2 Law of Constant Proportion. According to this law, a chemical compound always consists of the same elements
and combined together in a same proportion. मतलब कोई भी अगर कंपाउंड को लिया जाए तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक वाटर फ्रॉम रिवर, फ्रॉम रेन वाटर और टैप वाटर, एनी वाटर, अगर हम कोई भी पानी कहीं से भी ले, रिवर से, लेक से, रेन वाटर, तो उनका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा और उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहेंगे. मीन्स इफ़ वी गेट वाटर फ्रॉम एनी प्लेस, द hydrogen and oxygen always present in water, and the formula of water is always H2O only. Means proportion of hydrogen and oxygen is same in any water. हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम ही रहेंगे उसमें. नाउ कम टू द टॉपिक. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. लेवोइजियर और अदर साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि जो कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना होता है और हर एक कंपाउंड का जो एलिमेंट है होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो प्रोपोर्शन हमेशा 1:8 होता है. मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अगर हम लें, अभी मैं बता रही हूँ आपको एटॉमिक वेट के बारे में, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. एटॉमिक वेट अगर इसका हाइड्रोजन का लें तो ये होता है 2 और ऑक्सीजन का 16, और इनको अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1:8. ये प्रोपोर्शन हमेशा इनका सेम ही रहता है कहीं से भी अगर हम वाटर को लें. In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, in ammonia, अब अमोनिया की जो फॉर्मूला होती है वो होती है NH3. In ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3 by mass. अमोनिया की जो होती है वो एटॉमिक वेट 14 होती है, तो इसमें एक एटम है तो ये इसका वेट 14 हो गया, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 एटम है तो इसका हो जाएगा 3. तो 14:3 जो है इसका मास हमेशा प्रेजेंट रहेगा अमोनिया कंपाउंड में, वट एवर द मेथड और सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन. This lead to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. From this two law of chemical combination, we can say that matter is made from unit particle which take part in chemical combination, and this unit particle is called atom. मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम, वही इस केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेता है. द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट was to give appropriate explanation of this law. अब इस लॉ को एक्सप्लेनेशन करना ही नेक्स्ट प्रॉब्लम था साइंटिस्ट के लिए. जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. ब्रिटिश के केमिस्ट जॉन डाल्टन ने मैटर के नेचर के बारे में बेसिक थ्योरी दी.
Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. डाल्टन ने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का जो आइडिया था वो लिया, जो अब तक सिर्फ एक फिलॉसफी था. He took the name atoms as given by Greeks and said that the smallest particles of matter are atoms. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ग्रीक के फिलोसफर ने एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा, और डाल्टन ने भी इसका नाम एटम ही रखा है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को उसने एटम कहा. दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, और उसकी थ्योरी जो केमिकल कम्बिनेशन की लॉ है उस पर बेस्ड थी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. अब जो हम लोगों ने पढ़ा, जो 2 लॉ पढ़ा केमिकल कम्बिनेशन की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको एक्सप्लेन करता है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी. According to Dalton's atomic theory, all matters, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atom. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होते हैं. द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलो. अब जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी उसके ये सारे पोस्टुलेट्स हैं. ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. जितने भी मैटर हैं हमारे सराउंडिंग में उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, और एटम ही पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. सेकेंड नंबर, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atom जो होती है वो indivisible particle होती है, that means it cannot be divided and it cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Means atom को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. थर्ड नंबर, atoms of given element are identical in mass and chemical properties. किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट के सारे एटम्स को देखें तो सभी एटम्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टी के होंगे और उनका मास भी आइडेंटिकल होगा. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अगर हम कोई डिफरेंट एलिमेंट ले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लें तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम हैं वो ऑक्सीजन एटम से डिफरेंट होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी, और उनका मास भी डिफरेंट होगा. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. अब एटम जब भी कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो वो हमेशा होल नंबर होगा. रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में जो उसके एटम होते हैं और उनका नंबर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वाटर अगर कंपाउंड को लें तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और उनका मास रेशियो हमेशा 1:8 होगा, और उसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट रहेंगे. You will study in the next chapter that all atoms are made up of still smaller particles. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम स्मॉलर पार्टिकल से बने होते हैं. अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है एंड एटम कैन नॉट बी divided into smaller particles, but in the next chapter we will study that atom are made up of still smaller particles. Some questions are given here. You may try this question and give their answer in comment box. I will check it, and rest part of this chapter we will cover in next video. I hope you have understood which I have explained.
If you have any doubt, you can ask in comment box. I will reply you. And please don't forget to like and subscribe my video, and press bell icon for the notification of upcoming video. Till then, goodbye.